हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है जी आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? आज हम पढ़ने वाले हैं भाई एकदम चिल और मस्ती के साथ चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। तो भाई ये चैप्टर बहुत इजी है, पहले ही बता रहा हूँ, बिल्कुल चिल, टेंशन नहीं लेने का एकदम। और आज हम हिस्ट्री के एक नए इतिहास, मतलब हिस्ट्री का जो हमारी ये सीरीज चल रही है ना, इसमें हम एकदम कहानियों की तरह पढ़ते हैं। आज भी हम कहानियों की तरह थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आज की कहानी शुरू करते हैं भाई ट्रेड और ट्रेडर्स से, कि जो बिजनेस होता था ना हिस्ट्री में, उसकी कैसे शुरुआत हुई, कैसे इंटरनेशनल बिजनेस हुआ, कैसे लोग ट्रेडर्स बन गए, उसके बारे में बात करते हैं। ट्रेडर्स में हैव कैरीड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वर मेड टू सेल देम एट द प्लेसेस। अब भाई ये सबसे समझने वाली और बेसिक सी चीज़ है कि भैया जी ये ट्रेडर क्या होता है। और बस ये समझ लो तो तुम्हारा पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। तो ट्रेडर कोई भी वो व्यक्ति कहलाता है जो एक सामान को एक जगह से लेता है जहां वो बना है उस जगह से, और कहीं दूसरी जगह जाके बेचता है। क्या समझा? कोई भी ऐसा इंसान जो जहां पे कोई चीज़ बन रही है वहां से उठाई और दूसरी जगह जाके बेच दी, वो होता है ट्रेडर। वेरी वेरी सिंपल। चलो, तो ट्रेडर्स कैरीड मेनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी बाय द लैंड इन कारवांस। तो जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, बहुत सारे सामान को लेके जाते थे। गुड्स मतलब सामान, उसको रोम ले जाते थे इन शिप्स, या तो शिप्स में अक्रॉस द सी, या फिर बाय लैंड अपने कारवांस में, मतलब जिसमें सामान लेके जाते हैं। ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स, सम ऑफ दीज फॉलोड द कोस्ट, अदर्स वर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, while where sailors took advantage of the monsoon winds to cross the seas more quickly। अब यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ है। सी रूट्स क्या होता है भैया, ये बताओ। तो जैसे कि लैंड रूट होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अगर आपको दिल्ली से बरेली जाना है या फिर दिल्ली से मुंबई जाना है तो उसका एक रूट होगा ना, आप गूगल मैप पे देखोगे उस रास्ते से जाओगे। सिमिलरली अगर आपको सी में भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है तो उसका एक रूट होता है जिस रास्ते से आप जाते हो। अब उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला, कोस्ट टू कोस्ट। कोस्ट टू कोस्ट मतलब जैसे अगर इंडिया नीचे से कुछ ऐसा है ना, तो अगर आपको जाना है यहाँ से केरला, तो आप क्या करोगे, कोस्ट को देखते 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 वहीं से अपने शिप लेते जाओगे, तो आपको ज़मीन दिख रही है और आपको पता है कि ठीक है मैं नीचे पहुँच जाऊँगा। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि आपको किसी दूसरी कंट्री जाना है और एक जगह से दूसरी जगह आप सीधे इस सी को क्रॉस करोगे, जैसे अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल को। तो वहाँ पे जो सेलर्स थे वो एक चीज़ का फ़ायदा उठाते थे, वो थी मॉनसून विंड्स। भैया जी ये मॉनसून विंड्स क्या होता है? यार देख, जो हवाएं मॉनसून में चलती हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और तुम्हें पता है कि वो किस डायरेक्शन में चलती हैं और तुम्हें भी उस डायरेक्शन में जाना है, तो तुम क्या करोगे, अपना शिप को एक बार उस हवा के बीच में ले आओगे, सो दैट वो शिप, वो हवा तुम्हारे शिप को उड़ाती हुई ले जाए और तुम बहुत जल्दी पहुंच जाओ। था कि नहीं आसान? चलो, अब बात करते हैं नए किंगडम्स की अलोंग द कोस्ट। चीफ एंड किंग्स हु कंट्रोल्ड द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकेम रिच एंड पावरफुल। तो देखो भाई, लास्ट चैप्टर में हमने एक चीज पढ़ी थी कि लोगों ने क्या टैक्स लगाना शुरू कर दिया रिवर्स पे और या फिर रूट्स पे, कि भाई लोग इस रास्ते से जाते हैं उस पर टैक्स लगा तो पैसा ही पैसा मिलेगा। तो वो राजा जो कोस्ट के किनारे के राजा थे, मतलब जिधर से सी था जिस शहर के किनारे, वो बड़े अमीर हो गए। क्यों अमीर हो गए? क्योंकि वहां पे इंटरनेशनली लोग सामान लेके आते थे, ट्रेडर्स थे, वो उनसे टैक्स वसूलते थे और उनसे कस्टम ड्यूटी लेते थे। भैया ये कस्टम ड्यूटी क्या होती है? जब भी कोई सामान किसी और देश से हमारे देश में आके बेचा जाता है तो उस चीज पे हम क्या लेते हैं, टैक्स लेते हैं। उसी टैक्स को कहते हैं कस्टम ड्यूटी। द चोलास, चेराज एंड पांड्याज बिकेम पावरफुल इन द साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो। तो उनमें से कुछ तीन बहुत बड़ी डायनेस्टी कौन सी निकल के आई? एक तो चोलास, चेराज और पांड्याज। ये तीनों ही डायनेस्टी कैसी थी कि इनके राजा जो थे उनका राज्य कोस्ट के किनारे था। जैसे इंडिया का अगर ये नीचे वाला पार्ट है तो ऐसे कोस्ट के किनारे वाला एरिया। तो क्योंकि वहां पे भाई अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, सामान बेच रहे हैं, तो क्या होगा, वो पावरफुल हो जाएंगे, उनके पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। दीज थ्री चीफ्स हैड टू सेंटर ऑफ पावर, वन इनलैंड एंड वन ऑन द कोस्ट। तो इनके दो सेंटर ऑफ पावर थे। कैसे? एक तो अपना, जैसे अगर ये उनका पूरा राज्य है, एक तो इसके सेंटर में, दूसरा एक कोस्ट पे भी उनका खुद का एक सिटी होता था, मतलब मैनेजिंग सेंटर होता था कि भाई यहाँ पे टैक्स वैक्स लगेगा तो जो भी आएगा पहले हमें पैसे देगा तब आगे बढ़ेगा। ऑफ दी 6 सिटीज, 2 वर, अब भैया 6 क्यों बोला? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 डायनेस्टियां और हर डायनेस्टी के 2 मेन सेंटर थे, तो 3 इंटू 2 6, बेसिक मैथ। तो 6 सिटीज में से 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे, एक तो पुहर और एक कावेरी पट्टिनम, द पोर्ट ऑफ चोलास। तो पुहर और कावेरी पट्टिनम जो था, ये दोनों एक ही नाम है, ये पोर्ट था चोलास वालों का। उसके बाद मदुरई, द कैपिटल ऑफ पांड्याज। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। और क्यों थे अब ये समझो।
Three chiefs demanded and received gifts. These chiefs demanded and received gifts from the people and also went on military expeditions. Many poets' compositions are found in the Sangam collection, composed poem in the praise of चीफ. अब ध्यान से समझो क्यों था, क्योंकि भाई जो मैं आपको समझा रहा था, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर पोर्ट थे, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स आते थे, वो बहुत सारे, एक तो वो गिफ्ट लेके आते थे राजा के लिए, भाई जो भी आएगा राजा के लिए कुछ ना कुछ तो गिफ्ट लेके आएगा, पैसा भी लाते थे, गिफ्ट भी लाते थे, और राजा टैक्स भी लेता था उनसे. तो ये सारी ही चीज़ें थी जिसकी वजह से ये दोनों एरिया, एक तो कावेरीपट्टिनम और मदुरई, ये बहुत पावरफुल और बहुत ही पॉपुलर हो गए इंटरनेशनली. रोम में, ग्रीस में, मेडिटेरेनियन एरिया में, पूरे में, सब जगह में. उसके अलावा मिलिट्री एक्सपेडिशन, भाई सिंपल सी बात है, किसी की जेब में पैसा है, उसके पास पावर है, वो क्या करेगा, अपने राज्य को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उनके पास पैसा है, इसलिए वो जीत भी जाते थे. और इस सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे पोइट्स ने लिखा है, जो कि संगम कलेक्शन नाम से कुछ बुक्स और जो पोएम्स मिली हैं उसमें मिली हैं इनकी तारीफ़ें इन राजाओं की, जो कि अलग अलग लोग आते थे और उनकी तारीफ़ें करते थे और वो लिखते थे, और वो चीज़ें हमें मिली हैं. अब बात करते हैं सतवाहनास की. ये क्या होता है? लगभग आज से 200 साल पहले, मतलब उस समय से 2300 ईयर्स से 200 साल बाद एक्चुअली लेटर, अ डायनेस्टी नोन एज द सतवाहनास बिकेम पावरफुल इन द वेस्टर्न इंडिया. तो इंडिया के जो वेस्ट एरिया है, मतलब इस साइड में एक डायनेस्टी थी जो पावरफुल हो गई, काफ़ी पावरफुल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहनास वॉज गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी. तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी नाम से एक राजा था जो बहुत ही पावरफुल हो गया. सतवाहना रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणी पथ, लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ. अब ये भी समझो, अगेन सेम कॉन्सेप्ट हम बार बार लगा रहे हैं. आप ये एक्चुअली ना एक साइंस की तरह समझो. कोई भी एक राजा है जिसको ऐसी ज़मीन मिल गई जो किसी न किसी रास्ते में आ रही है, तो वो पावरफुल हो जाता है. सिंपल रूल है. तो पहले जो 3 डायनेस्टी थी, उन तीनों के पास क्या रूट था? उनके पास ऐसी ज़मीन मिल गई जिससे भाई उनको सी का रास्ता मिल गया, तो उन्हें टैक्स मिल रहा है, उन्हें गिफ्ट मिल रहा है, उन्हें पावर मिल रही है. ऐसे ही वेस्ट में एक राजा था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी. उसको जो ज़मीन मिली, मतलब वो जिस जगह का राजा बना, वो ऐसी जगह थी कि वो रास्ता जो था वो साउथ में जाने का रास्ता था. मतलब नॉर्थ के लोगों को अगर साउथ में जाना है तो उसके राज्य से होके जाना पड़ता था. उसने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया और उस रास्ते को कहा जाता था दक्षिणा पथ. दक्षिण मतलब साउथ और पथ मतलब रास्ता. समझ में आ गया? इसी वजह से वो बन गया बहुत ही पावरफुल. अब हम रूट की बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पॉपुलर रूट की बात कैसे ना करें? द सिल्क रूट. व्हाट इज द सिल्क रूट? द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ सिल्क एंड स्मूथ टेक्सचर मेक इट अ हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज. सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि भैया सिल्क क्या होता है. सिल्क एक कपड़े का वो होता है ना, सिल्क एक धागा होता है जिससे कपड़ा बनता है, और वो कपड़ा इतना सुंदर होता है, इतना स्मूथ होता है, इतना अच्छा उसका टेक्सचर, कलर बहुत ग्लॉसी होता है, बहुत महंगा मिलता है वो कपड़ा. आज भी आप सिल्क की साड़ी खरीदने जाओगे तो 10, 12, 15, 20, 50 हज़ार तक की साड़ी जाती हैं. अब बात करते हैं कि ये सिल्क बनता कैसे है. जो रॉ सिल्क होता है ना, वो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है कुकून से. सिल्क वॉर्म का जो कुकून होता है ना, उनसे स्पन इनटू थ्रेड एंड देन वोवन इनटू क्लोथ. फिर उसको धागा बनाया जाता है और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है. टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 साल पहले. जो सबसे पहले टेक्निक कहाँ बनी थी, इन्वेंट कहाँ हुई थी? चाइना में 7000 साल पहले. सम पीपल फ्रॉम चाइना हु वेंट टू डिस्टेंट लैंड्स ऑन फुट, हॉर्सबैक और ऑन कैमल्स कैरीड सिल्क विद देम. तो क्योंकि चाइना में डिस्कवर हो गया, तो कुछ लोग जो चाइना से दूर दूर दराज तक गए, या तो पैदल या फिर हॉर्स पे बैठ के या फिर कैमल पे, उन्होंने अपने साथ क्या करा, सिल्क को लेके गए और अलग अलग जगह बेचा. और जिस रास्ते को उन्होंने फॉलो किया, द पाथ दे फॉलोड, उसे कहा गया द सिल्क रूट. सबसे पहले जिस रास्ते से सिल्क पूरी दुनिया तक पहुंचा, उस रास्ते को कहा जाता है द सिल्क रूट. Very clear now? Some kings tried to control large portion of the route because they could benefit from taxes, tributes and gifts that were brought by traders traveling along the route. अब भाई ये देखो, मैं इस चैप्टर में तीसरी बार तुम्हें सेम चीज़ समझाने जा रहा हूँ यार. एक बड़ी सिंपल सी साइंस है. क्या है कि कोई भी ऐसा राजा जिसे कोई ऐसी ज़मीन मिल गई जहाँ से कोई रास्ता निकल रहा है, वो पावरफुल बनना ही बनना है. तो वही सेम कॉन्सेप्ट अगेन यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है. तो जो सिल्क रूट था, जितने भी राजा ऐसे थे जिनका राज्य उस रास्ते में पड़ रहा था सिल्क रूट के, उन्होंने इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाया. उन्होंने क्या करा, टैक्स लगाने शुरू करे. टैक्स लगाने की वजह से एक तो पैसा मिल रहा है डायरेक्ट, और दूसरा उनके लिए खूब गिफ्ट्स आ रहे हैं. सिल्क ही सिल्क आ रहा है भाई, पैसा ही पैसा, राजा मस्त, सब खुश. अब बात करते हैं द कुशान्स.
The best known of the ruler who controlled the Silk Route were the Kushans, who ruled over the Central Asia and North-West India. तो अभी हम जिन राजाओं की बात कर रहे थे उनमें से जो सबसे पॉपुलर हुए, सबसे पावरफुल जो बने, वो थे द कुषण. इन्हें हिंदी में बोलते हैं कुषण, ठीक है. तो ये कुषण जो राजास थे, मतलब इनकी जो पूरी डायनेस्टी थी, ये सबसे पावरफुल बनी. द टू मेजर सेंटर ऑफ पावर ऑफ कुशन्स वर पेशावर और मथुरा. ये दो इनके मेन सेंटर थे, एक तो पेशावर और दूसरा मथुरा. द कुशन्स वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट ऑफ रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स विच वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स अलोंग द सिल्क रूट. अब ये वो उनमें से सबसे पहले राजाओं में थे जिन्होंने गोल्ड के कॉइन इशू करे, जो कि ट्रेडर्स यूज करते थे सिल्क रूट में टैक्स देने के लिए, या फिर उनको कुछ भी, मतलब इन द सेंस ऑफ करेंसी. सबसे पहले जो गोल्ड की चलाई वो इन्होंने चलाई थी. इन्होंने, मतलब ये उनमें से थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्होंने ही चलाई थी. अब बात करते हैं भाई बुद्धिज्म किस तरह स्प्रेड हुआ. द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वॉज कनिष्क, who organized a Buddhist council where scholars met and discussed matter. अब कुषण जितने भी रूलर थे उनमें से सबसे पॉपुलर हुआ एक राजा जिसका नाम था कनिष्क. क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि वो क्या करता था, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराता था, जिस कॉन्फ्रेंस का क्या नाम था, बुद्धिस्ट काउंसिल. मतलब वहाँ पे जितने भी बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, बहुत पढ़े लिखे, या फिर उनके जो भी मेन हेड होते थे ना, वो सब आते थे और वहाँ डिस्कशन करते थे. Ashwaghosh, a poet who composed a biography of Buddha, the Buddha Charitra, lived in his court. देखो, बुद्ध चरित्र नाम की एक किताब है जो कि बायोग्राफी है बुद्धा जी की. वो बहुत ही पॉपुलर किताब है, मतलब सबसे ज़्यादा हाईली जो रिस्पेक्टेड किताब है ना बुद्धा जी के बारे में, वो बुद्ध चरित्र है. तो इसका जो राइटर था वो उस कोर्ट में रहता था. अश्वघोष नाम का जो राइटर था वो इनकी काउंसिल में था, इसलिए वो बहुत पावरफुल राजा था. During this period, a new form of Buddhism known as Mahayana Buddhism developed. और इस टाइम पे एक नए टाइप की बुद्धिज्म सामने आई, महायाना बुद्धिज्म नाम की. अब इसमें क्या था, महायाना बुद्धिज्म हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स. इसके दो फीचर्स थे. पहला, इट इंक्लूडेड क्रिएशन ऑफ स्टैच्यूज ऑफ द बुद्धा इन प्लेसेस लाइक तक्षशिला एंड मथुरा. अब देखो गजब की, हम इंसानों ने क्या गजब की गेम खेला. पहले खूब मूर्ति पूजन होता था, सब भगवान को मानते थे, बट बुद्धा जी ने आके दुनिया को ये समझाया कि नहीं, आप मूर्ति का पूजन क्यों कर रहे हो यार. आप अच्छे से जीना सीखो, खुश रहना सीखो, मतलब त्याग करना सीखो, आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी. लोगों ने उस समय मान ली. जब बुद्धा जी चले गए, लोगों ने बुद्धा जी की ही मूर्ति बना के उसकी पूजन करना शुरू कर दिया. और यही था महायाना बुद्धिज्म, जिसमें जो बुद्धा जी ने जो टीचिंग्स की थी वो तो ठीक है, वो तो मानते थे, बट इन्होंने क्या करा, बुद्धा जी को भगवान बना दिया और उसको पूजा करने लगे. बिलीफ, और कुछ गलत नहीं था उसमें, ठीक है, वो उनकी रिस्पेक्ट करते थे. Belief in bodhisattva or people who attained enlightenment also gained around and spread in places like Central Asia, China, Korea, Japan. और बोधिसत्व क्या था, बोधिसत्व क्या था, वो लोग या फिर वो चीज़ वो लोग जो अपना त्याग करके अपनी ज़िंदगी में एनलाइटमेंट को पा जाते थे ना, उसे कहते थे बोधिसत्व. तो लोग, हर इंसान दुनिया में जितने भी लोग इस धर्म को मानते थे, वो बोधिसत्व चाहते थे कि हमें बस ये मिल जाए लाइफ में और बस हम खुश हैं. और ये कॉन्सेप्ट ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे एशिया में, चाइना में, कोरिया और जापान में भी पॉपुलर होने लगा. द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज Theravada Buddhism spread to Sri Lanka, Myanmar, Thailand and other parts of Southeast Asia including Indonesia. और जो पुराना फॉर्म था बुद्धिज्म का, जिसे कहते हैं थेरावाड़ा बुद्धिज्म, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ कहाँ पे, श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में और साउथ ईस्ट एशिया के जो पार्ट्स हैं, जिसमें इंडोनेशिया एक बड़ा नाम आता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स. पहली बात तो ये पिलग्रिम्स क्या होते हैं. तो पिलग्रिम्स आर मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप. भैया समझ नहीं आया. तो देखो, आपने आज के टाइम पे देखा, जब आप वैष्णो देवी जाते हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भक्त होते हैं और वैष्णो देवी जाते हैं पूरा पैदल, मतलब अपने आप को समर्पित कर देते हैं, है ना, कि तीर्थ स्थानों पे ही जाना है. तो वो होते हैं पिलग्रिम्स. तो वो लोग, वो आदमी या वो औरतें जो ऐसे लंबे रास्तों पे निकलते हैं होली प्लेसेस पे जाने के लिए, उन्हें कहते हैं पिलग्रिम्स. द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स. और इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन हुए, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स. तो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, चाइनीज के वो लोग जो बुद्धिज्म को मानते थे, और वो पिलग्रिम जो थे कि वो मोनास्ट्रीज में जाना, उन्होंने लंबे सफ़र, चाइना से इंडिया आने तक का सफ़र तय करना था उनको, वो बहुत पॉपुलर हुए. जिसमें कौन कौन थे, एक तो फासियान नाम का, हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, हमारा जो देश था ना वो सब कॉन्टिनेंट, अबाउट 1600 साल पहले.
Xuanzang, who came around 1400 years ago. I King, who came about 50 years after Xuanzang, इसके 50 साल बाद, मतलब 1350 साल पहले. ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी. और हमें भैया इनके नाम कैसे पता है? क्योंकि ये तीन वो बहुत बड़े नाम थे जो इंडिया आए और इन्होंने जो सीखा, जो देखा, जो समझा, वो इन्होंने किताबों के फॉर्म में या मैन्युस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा. अकाउंट मतलब जो उन्होंने लिखा वो हमें मिला है, जिसकी वजह से हम ये सब जानते हैं. अब शुरुआत होती है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति की. ड्यूरिंग दिस टाइम वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज विच बिकेम अ सेंट्रल फीचर ऑफ लेटर हिंदुइज्म गेन्ड इन इंपॉर्टेंस. जो आज के टाइम पे भक्ति वर्ड बड़ा कॉमन है कि भाई मैं तो बड़ा भक्त हूँ या उसकी मैं भक्ति करता हूँ, वो बड़ा पॉपुलर हुआ. मतलब पहले हिंदुइज्म में बड़े भगवान थे, बट इस समय पे एक नया चीज़ कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ. वो क्या था कि देखो शिव, विष्णु, दुर्गा, बहुत सारे भगवान थे. लोगों ने अपना अपना एक भगवान चूज करना शुरू करा. एक मतलब इन द सेंस कि एक की भक्ति करनी शुरू करी और बाकी सबकी भी वो मानते थे, सबको मानते थे, बट एक पर्टिकुलर भगवान की भक्ति करनी शुरू करी. तो वो कहलाया भक्ति मूवमेंट, जिसमें डाइटीज इंक्लूडेड शिवा या विष्णु भगवान या फिर गॉडेसेस सच एज दुर्गा, इनको मानने लगे. दीज डेटीज वर वर्शिप्ड थ्रू भक्ति विच इज जनरली अंडरस्टूड एज पर्सन डेवोशन टू हिज और हज चूजन डाइटी. और भक्ति का मतलब क्या होता है लिटरल, कि एक इंसान का डेवोशन उसने जिस भी डाइटी को चूज करा है उसके प्रति. जैसे अगर उसने दुर्गा को चूज करा है तो दुर्गा के लिए क्या करता है, रोज पूजा करता है या कैसे उनके लिए व्रत रखता है, जो भी वो करता है. द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, अ सीक्रेट बुक ऑफ द हिंदूज. भगवद गीता सब जानते हो ना, जो श्री कृष्ण के विचार हैं उसमें लिखे हुए हैं. भगवद गीता में बहुत पॉपुलर किताब है. उसके थ्रू सबसे पहले हमें भक्ति के बारे में पता चला, विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत. ठीक है, ये हमें पता है. So those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifices. अब इसमें एक बात अच्छी थी, इससे पहले जो भगवान की पूजा होती थी ना, वो कैसे होती थी? यज्ञ करके, कि भाई यज्ञ करना पड़ेगा. बट नहीं, श्री कृष्ण ने अपनी भगवद गीता में लोगों को सिखाया कि आपको यज्ञ करना जरूरी नहीं है. करने हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, बट ऐसा नहीं कि आपको यज्ञ ही करोगे तभी कोई पूजा होगी. आप अपने मन में भी एक फीलिंग रख सकते हो जिसको कहते हैं भक्ति की फीलिंग, और वो करना भी बराबर होता है पूजा करने के. ये समझाया लोगों को. According to this system of belief, if a devotee worships the chosen deity with a pure heart, the deity will appear in the form which he or she may desire. और उन्होंने ये भी समझाया कि अगर आप किसी भगवान की पूरे शिद्दत से, पूरे मन से पूजा करोगे, उसको मानोगे, तो वो भी आपकी मदद करेंगे जिस भी फॉर्म में आप चाहते हो. और लो जी, इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया है खत्म. थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चैप्टर था, आई अंडरस्टैंड दैट, और मैं मानता हूँ, बट आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी चीज़ें. और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना, सामने क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो आ रही है उसको ज़रूर देख लेना भाई, पक्का बता रहा हूँ, पूरा फुल कॉन्फिडेंस आएगा, पेपर फोड़ के चले आओगे. चलो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना. ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए क्या कर रहे हो, चैनल को मारो सब्सक्राइब यार, शाबाश, चक दे फटे, बले बले. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए.